नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जिक्के में आपका फिर से स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजनीति विज्ञान के टॉपिकों के बारे में। कल हमने राष्ट्र के प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा, तो आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे। मैंने बताया था कि जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो आज हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमने जो अनुसूचियां थी उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम भाग की शुरुआत करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 1, और भाग नंबर 1 में दर्शाया गया है भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा भारत का राज्य क्षेत्र और भाग संख्या 1। तो ज्यादा बातें न करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। भाग संख्या 1, भारत के संविधान का भाग संख्या 1, और इसमें हमें देखने को मिलेगा भारत का राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो भाग संख्या 1 है, इसमें हम अनुच्छेद 1 से 4 तक अध्ययन करेंगे। 1 से लगाकर 4 तक जो अनुच्छेद दर्शाए गए हैं वो भाग संख्या 1 में है। अर्थात भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसके बारे में हमें वर्णन देखने को मिलेगा। देखिए, जो भारत का संविधान है, इस भारत के संविधान में भारत को इंडिया दैट इज भारत कहा है, भारत नाम से संबोधित किया है। आपको पूछा जाए कि भारत को संविधान में किस नाम से उल्लेखित किया गया है, तो आपको बताना है इंडिया दैट इज भारत। भारत को क्या कहा गया है भारत के संविधान में? इंडिया दैट इज भारत। और हम बात करें कि भारत है ना, ये राज्यों का संघ है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बार बार पूछा गया। अभी पीछे जो आरपीएफ का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत निम्न में से है राज्यों का संघ, तो इसमें ऑप्शन होगा ना राज्यों का संघ, वो हमारा सही होगा। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? यूनियन शब्द का उल्लेख किया गया है। भारत राज्यों का क्या है? संघ। वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। यूनियन का मतलब क्या होता है? अगर भारतीय संविधान के 1 की अगर बात करें ना, तो उसमें उल्लेख किया गया है यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है ना, जिसमें राज्य सम्मिलित है, वो जो भाग है भारत के राज्य क्षेत्र का, वो जो अंग बना हुआ है भारत का, वो कभी भी इससे अलग नहीं हो सकता है। अर्थात कोई भी वो भारत क्षेत्र का भाग है वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। इस यूनियन का मतलब ये है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 में क्या उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 पढ़ेंगे, और पहला जो अनुच्छेद है इसमें क्या दर्शाया गया है? नंबर 1, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, भारत का क्या है? राज्य क्षेत्र है, इसमें क्या शामिल होगा? शामिल क्या किया जाएगा इसमें, वो बात हमें देखनी है। देखिए, नंबर 1, इसमें राज्यों को शामिल किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में किसको शामिल किया जाएगा? राज्यों को शामिल किया जाएगा। ध्यान रखना, साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करिए, बार बार अवगत करा रहा हूं आपको। और नंबर 2 बात, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा। उसके बाद मैं बताऊं आपको कि इसमें अर्जित किए हुए क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा। अर्जित किए हुए क्षेत्र, अर्जित किए हुए क्षेत्र। अब हमारे सामने प्रश्न ये आ गया कि सर, ये अर्जित किए हुए क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कि पहले वो क्षेत्र किसी दूसरे देश का क्षेत्र था और उसको अब अर्जित कर लिया गया समझौते के बाद। हम बात करेंगे वो समझौता जो भारत में कुछ प्रदेश अर्जित भी किए गए हैं, उसके बाद में सहराज्य क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अनुच्छेद 1 ये बताता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसमें क्या है, तो राज्यों को शामिल किया जाता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा भारत के क्षेत्र में, और उसके बाद अर्जित किए हुए क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाएगा। ये अनुच्छेद 1 में हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा?
हमने ये पढ़ा कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसका वर्णन भाग संख्या 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4। संविधान में भारत को इंडिया दैट इज भारत के नाम से संबोधित किया है। भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अर्थात कौन से शब्द का उल्लेख है? यूनियन। यूनियन का मतलब मैंने क्या बताया कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है या जो भी भारत का भाग है वो इससे अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने ये बताया कि अनुच्छेद 1 में 3 बातें देखने को मिलती हैं। नंबर 1, भारत का जो राज्य क्षेत्र है इसमें राज्यों को शामिल किया जाएगा संघ के अंदर। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद अर्जित किए हुए क्षेत्रों को भी क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। इसी राज्य क्षेत्र की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 2 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 2 है, इसके अंदर बताया गया है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में बाहरी क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। के बारे में क्या है? प्रावधान है। अर्थात जो बाहर के क्षेत्र हैं, बोले तो दूसरे देश के क्षेत्र हैं, उनके बारे में जो भी प्रावधान है, इन बाहरी क्षेत्रों को भारत का अंग बनाना है, अर्थात सहराज्य बनाना है। क्या बनाना है? सहराज्य। सहराज्य का मतलब क्या होता है कि यह क्षेत्र किसी दूसरे क्षेत्र का है और अब इस क्षेत्र को अपने देश का भाग बना लिया तो वो कहलाएगा सहराज्य। क्या कहलाएगा? सहराज्य कहलाएगा। अर्थात उसको भारत का अंग मान लिया गया, सहराज्य मान लिया गया, सहयोगी राज्य मान लिया गया। तो ये इस प्रकार का जो प्रावधान है ना, बाहरी क्षेत्रों को अर्जित करने का, किसी भी बाहरी क्षेत्र को अर्जित करने का जो प्रावधान है वो हमें अनुच्छेद संख्या 2 में देखने को मिलता है। अब हमारे सामने प्रश्न ये आता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि बाहरी क्षेत्रों को अर्जित करने का जो प्रावधान है अनुच्छेद संख्या 2 में है, आप ये बताइए आप उनको अर्जित कैसे किया जाएगा बाहरी क्षेत्र को? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है कि बाहरी क्षेत्रों को अर्जित करने के लिए संसद कानून बनाएगी और कानून बना के संसद उस क्षेत्रों को भारत का भाग या अंग बना सकती है। तो ये सारा का सारा जो जिम्मा है किसके हाथ में है? संसद के हाथ में। अर्थात हमारी संसद क्या है? सर्वोपरि है। सारा का सारा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद कानून बना के बाहरी क्षेत्रों को भारत का अंग बना सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है सर्वप्रथम 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सर्वप्रथम सिक्किम को क्या बनाया गया? सहराज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सहराज्य बनाया गया। पहला जो सहराज्य बना था अब बनाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, और ये इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था 35वां संविधान संशोधन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको याद रखना है, इसके तहत अगर हम और बात करेंगे तो इसमें पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम, ये जो समझौता हुआ था ये इंदिरा गांधी के बीच और दूसरा जो था बांग्लादेश का जिसका नाम था मुजीर रहमान के बीच 16 मई, याद रखना है आपको, 16 मई 1974 को समझौता हुआ। 16 मई 1974 को समझौता हुआ था। इसमें बताया जाता है कि 10,500 वर्ग किमी जो भाग था वो तो दिया गया बांग्लादेश को। किसको दिया गया? बांग्लादेश को। और ये जो मैंने 4 बताए हैं, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मान लीजिए बताया जाता कि 6000 वर्ग किमी क्षेत्र है वो किसके भाग में आ गया? भारत के भाग में आ गया। अर्थात अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला जो सहराज्य बना था वो कौन बना था? सिक्किम को बनाया गया था। सहराज्य कहने का मतलब ये उसका भी भाग है और भारत का भी भाग है, अर्थात भारत का एक राज्य बन के भी काम कर रहा है और दूसरा देश भी भाग है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा सिस्टम तो नहीं चलेगा कि दोनों तरफ बात होगी, उसका भी होगा और इसका भी होगा। तो ये सहराज्य वाली जो बात थी इसको समाप्त कब किया गया? तो याद रखना है आपको 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत
वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं आपके सामने, नोटबुक में जरूर ऐड करें। और इसी में से कंपटीशन के एग्जाम में पुट अप होकर आने वाले प्रश्न है दोस्तों। देखो मैंने क्या बताया है कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सहराज्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? सहराज्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया। और प्रथम जो सहराज्य बना था भारत का, वो किसे बनाया गया था? सिक्किम को बनाया गया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 35वां संविधान संशोधन 1977 के तहत। और खत्म कब की गई है सहराज्य व्यवस्था? तो आपको याद रखना है 36वां संविधान संशोधन 1975। उसके बाद आपको याद ये रखना है कि एक समझौता हुआ था। समझौता मैंने बताया था 16 मई 1974 को भारत के जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश का मुजीर रहमान के बीच हुआ था, जिसमें मैंने पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा के बारे में बताया। बांग्लादेश का जो भाग था 10,500 वर्ग किमी उसके क्षेत्र में चला गया और 6,000 वर्ग किमी जो क्षेत्र था वो भारत के हिस्से में आया था दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद संख्या 3 के बारे में। ये जो इतना हमने पढ़ा है ये अनुच्छेद संख्या 2 के बारे में पढ़ा है। मेरे प्यारे दोस्तों फिर से मैं आपको अवगत करा रहा हूं कि नोटबुक में जरूर ऐड करें। और क्लास के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी हो रही है, कोई लिखने में, कोई बोलने में किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं मेरे को। देखिए दोस्तों अगर आपका सहयोग है तो क्लास अच्छी तरीके से चलेगी। अगर आप किसी प्रकार से हमारा साथ नहीं देंगे तो क्लास नहीं चल सकती है। देखिए दोस्तों ज्यादा बातें न करते हुए हम बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 3। देखिए अनुच्छेद संख्या 2 में तो हमने बाहरी राज्यों के बारे में बात की, लेकिन अब अनुच्छेद संख्या 3 में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा? देखिए दोस्तों मान लीजिए संसद अनुच्छेद 3 के तहत क्या? संसद। अब बात आ गई संसद की। संसद बोले तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और इसका एक चौथा अंग भी माना जाता है मीडिया को। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेखित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा गया है कि भारत में एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। और इसका चौथा अंग किसे बताया जाता है? मीडिया को बताया जाता है। अब मैं बात अनुच्छेद 3 की कर रहा हूं, मैं संसद की बात नहीं कर रहा। जब हम संसद पढ़ेंगे तो इसके बारे में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा सारी संसदीय प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों देखिए अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है, जो राज्य है, उसकी सीमा को तोड़ना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है। साधारण बात करें तो हम राज्य की सीमा में परिवर्तन, राज्य की सीमा में परिवर्तन, सीमा का विस्तार करना है, किसी नए राज्य का निर्माण करना है, राज्य का निर्माण करना है, नए राज्य का निर्माण करना है। आप देखिए आपको ध्यान ये रखना है कि भारत का राज्य क्षेत्र है, जितने भी राज्य हैं, एक यूनियन है, संघ है भारत का, उसमें एक अलग से कोई राज्य बनाना है, नए राज्य का निर्माण करना है। अर्थात मान लीजिए जैसे हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है और इसके क्षेत्र को देखते हुए संसद ने एक निर्णय लिया है कि इस राजस्थान के 2 भाग बनाएंगे, अर्थात बोले तो राजस्थान के 2 भाग बनाएंगे। तो एक तो राज्य बन रहा है, दूसरा राज्य बन रहा है। तो मान लीजिए हमारी जो राज्य सरकार है उससे कुछ स्वीकृति लेनी आवश्यक है या नहीं है। अर्थात हम बात करेंगे तो इस अनुच्छेद में क्या उल्लेख किया गया है, हमें ध्यान रखना है। जो मैं बोल रहा हूं उन बातों पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है? तो देखिए मैं सारी बात आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं बात करूंगा अनुच्छेद संख्या 3 में। अनुच्छेद संख्या 3 में ये उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है। मान लीजिए किसी राज्य की सीमा ज्यादा बड़ी है तो उसको थोड़ा करके किसी दूसरे राज्य की सीमा में मिलाना है। उसके बाद बात करेंगे किसी बड़े राज्य से किसी अलग राज्य का निर्माण करना है, या बात करें 2 या 2 से अधिक राज्यों की सीमा से किसी अलग राज्य का निर्माण करना है। अगर इस प्रकार का प्रावधान वो है तो अनुच्छेद संख्या 3 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद संख्या 3 में इस बात का उल्लेख किया गया स्पष्ट रूप से, ऐसा जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 3 में वो सारा का सारा अधिकार मेरे प्यारे दोस्तों संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है? सारा का सारा अधिकार संसद को दिया गया है। किसी नए राज्य का निर्माण करना, शब्दों पर गौर कीजिए आप, किसी नए राज्य का निर्माण करना है
किसी राज्य की सीमा को काट कर या घटा के किसी दूसरे राज्य की सीमा में जोड़ना है, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, कहने का मतलब मेरा, या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण करना है। इस प्रकार की जो स्वीकृति है या जिसके पास ये शक्ति है, वो शक्ति है संसद के पास है। अर्थात संसद कानून बना के इस प्रकार का कार्य वो कर सकती है। देखिए, तो संसद इस प्रकार का कार्य करने के लिए क्या करेगी, तो मैं बताऊंगा अब आपको संसद को क्या करना पड़ेगा। देखिए प्यारे दोस्तों, संसद, ये जो हमारी संसद है, ये सर्वप्रथम विधेयक पारित करेगी। क्या पारित करेगी? विधेयक पारित करेगी। सबसे पहले विधेयक पारित करना पड़ेगा, और वो विधेयक पारित किया जाएगा किसकी स्वीकृति के बाद? ध्यान रखना है, शब्दों पर गौर कीजिए। राष्ट्रपति स्वीकृति देगा। राष्ट्रपति क्या देगा? स्वीकृति देगा। स्वीकृति अनिवार्य किसकी है? राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। उसके बाद संसद विधेयक पारित करेगी कि जैसे मान लीजिए राजस्थान की सीमा को तोड़ के किसी नए राज्य का निर्माण करना है, तो राष्ट्रपति स्वीकृति देगा, संसद ने पारित किया विधेयक। एक बात और इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति उस राज्य का जो विधानमंडल है, या बोले तो उस राज्य की जो राज्य सरकार है, उससे स्वीकृति मांगेगा। उससे क्या मांगेगा? स्वीकृति मांगेगा, और उसके बाद विधेयक पारित किया जाएगा। दोस्तों याद रखना है, राष्ट्रपति उस राज्य की राज्य सरकार से क्या मांगेगा? स्वीकृति मांगेगा। ये सारा का सारी जो शक्ति प्रदान की गई है स्वीकृति वाली, किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति क्या मांगेगा? स्वीकृति मांगेगा। मान लीजिए जैसे राजस्थान की राज्य सरकार है, इससे स्वीकृति मांग ली, और राजस्थान की राज्य सरकार ने मना कर दिया कि हम राज्य की सीमा को नहीं तोड़ने देंगे, अर्थात हमारा राज्य है यथावत रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा, तो फिर भी संसद के पास ये अधिकार है कि उस राज्य की सीमा को तोड़कर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात बोल दे तो संपूर्ण पावर किसके पास हो गई? संसद के पास हो गई। किसके पास हो गई? संसद के पास है। और स्वीकृति किसकी अनिवार्य है? राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। उसके बाद क्या पारित हो जाएगा? विधेयक पारित होगा। ये दोस्तों अनुच्छेद संख्या किसके बारे में पढ़ा? 3 के बारे में पढ़ा हमने। अनुच्छेद संख्या 3 के बारे में पढ़ा। दोस्तों अब हम बात करेंगे अनुच्छेद संख्या 4 के बारे में। अनुच्छेद संख्या 4, अनुच्छेद संख्या 4 में क्या है? पहले आप पहले की जो बात बताई गई ना, उस पर अगर गौर करोगे ना, तो अनुच्छेद संख्या 4 समझ में आएगा, अन्यथा आप नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते हैं? समझाऊंगा मैं यहां पर आपको। देखिए अनुच्छेद संख्या 2 में क्या बताया? बाहरी क्षेत्रों को अर्जित करना है। बाहरी क्षेत्रों को क्या करना है? अर्जित करना है। उसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या बताया है मैंने? भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें परिवर्तन करना है। उसमें क्या करना है? परिवर्तन। परिवर्तन मैंने बता दिया, नए राज्य का निर्माण करना है, किसी सीमा को काटना है, जोड़ना है, बढ़ाना है, वो सारा मैंने बताया। ये सारा अधिकार किसके हाथ में बताया मैंने? ये भी ध्यान में रखना है, संसद के हाथ में बताया। किसके हाथ में बताया? संसद के हाथ में बताया। अब इस कड़ी को ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 4 समझ में आ जाएगा। ये पावर किसके पास है? संसद के पास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद संख्या 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 व 3 में उल्लेखित प्रावधान, शब्द पर गौर करना आप, उल्लेखित प्रावधान, उल्लेखित प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होंगे। अनुच्छेद संख्या 368 के तहत नहीं होंगे। ये क्या आ गया? 368 कहां बात कर रहे थे? 2 की, 3 की, 4 की, 368 कहां पर आ गया? संसद की बात करते करते। अब 4 में क्या लिखा गया है? अगर हम अनुच्छेद 2 और 3 का जो उल्लेखित जो प्रावधान है, जो उल्लेख किया गया है कि बाहरी क्षेत्रों को अर्जित करना है, अपने खुद के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, या 2 और जो 3 वाली बात है ना, ये बात 4 में लिखी गई है। 4 में क्या लिखा गया है कि अगर ये जो काम कर रहे हैं ना 2 और 3 वाला, वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं हो सकता। अर्थात 368 में फिर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर हम किसी बाहरी क्षेत्र को अर्जित कर रहे हैं, अपने खुद के क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमें करना पड़ेगा संविधान में संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे दोस्तों, हमें क्या करना पड़ेगा?
संविधान में संशोधन, अर्थात अनुच्छेद 2 वाली बात को अपना रहे हैं, अनुच्छेद 3 वाली बात को अपना रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन है। और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 368 में है। अभी पीछे दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ था, आरपीएफ एसआई का, रेलवे एसआई का जो पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया प्रश्न है क्या, कि संविधान में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, अनुच्छेद 368 में। तो अब ये बताइए आप कि ये 368 के तहत नहीं होगा तो क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में संशोधन 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से। शब्दों पर गौर करना आप। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत बोले तो संसद के दोनों सदनों के 50-50% सदस्यों के हस्ताक्षर या सहमति। उसके बाद होता है पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का मतलब होता है संसद के दोनों सदनों के 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों की स्वीकृति। और उसके बाद होता है पूर्ण बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की स्वीकृति। ये होता है 3 प्रकार से संविधान में संशोधन। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत, फिर बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको जवाब देना है सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके से होता है। इसमें तीसरा तरीका शामिल नहीं किया जाता। बोले तो 2/3 संसद के सदस्य और 2/3 सदस्य प्लस आधे राज्य के विधानमंडल के सदस्यों वाली जो बात है, ये अनुच्छेद 368 के तहत आता है। साधारण बहुमत को 368 में शामिल नहीं किया जाता। दोस्तों मैंने क्या बताया है, अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत क्या प्रावधान है, अर्थात संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, तो आपको नोटबुक में ऐड करना है। जरूर मैं बता रहा हूं आपको, देखना, आपको बताना है 368 के तहत संविधान संशोधन, 368 के तहत संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। नंबर 1, पूर्ण बहुमत से। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत का मतलब है 2/3 सदस्य, किसके, संसद के, संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना आप। उसके बाद पूर्ण बहुमत, यह भी संसद का ही, प्लस आधे राज्य। आधे राज्य तो वो जैसे हमारे 28 राज्य हैं, उसमें से 14 राज्य, आधे राज्य की विधानमंडल के सदस्यों की स्वीकृति। विधानमंडल, विधानमंडल आप जानते हैं जिस प्रकार से देश में संसद है उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल होती है। संसद के 2 भाग होते हैं, तो लोकसभा होता है और एक राज्यसभा। उसी प्रकार से विधानमंडल के भी 2 भाग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने तरीके से होता है, तो 2 तरीके से। पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत की बात करें 2/3 सदस्य संसद के, और पूर्ण बहुमत प्लस आधे राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा क्या होता है, संशोधन होता है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि अनुच्छेद 4 में क्या उल्लेख है। अनुच्छेद 4 में ये उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के जो अंतर्गत होने वाले जो प्रावधान है ना, वो किसके अंतर्गत नहीं होंगे, 368 के तहत नहीं होंगे। अर्थात बोले तो अगर किसी बाहरी क्षेत्र को अर्जित करना है या भारत के राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमा को कम करना है, ज्यादा करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो संसद इसे कैसे करेगी मेरे प्यारे दोस्तों, साधारण बहुमत से। कैसे करेगी, साधारण बहुमत से। समझ में आ गई बात है, कैसे करेगी, साधारण बहुमत से। अर्थात नए राज्यों का निर्माण होना है, किसी बाहरी क्षेत्र को अर्जित करना है, तो हमें अनुच्छेद 368 के तहत नहीं चलना पड़ेगा, अर्थात संसद साधारण बहुमत से ही ये कार्य पूरा करेगी। ये दोस्तों हमने पढ़ा किसके बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में। अब हम बात करेंगे ये जो 368 है, इसके बारे में थोड़ी बातें और बताता हूं मैं आपको। देखिए अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368, देखिए संविधान में जो संशोधन होता है,
संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया, विधेयक है संविधान में संशोधन करना है, और ये विधेयक जाएगा, आप सभी को पता, संसद ही करती है संविधान में संशोधन, संसद के पास। तो उससे पहले स्वीकृति होती है राष्ट्रपति की। विधेयक संसद में जाने से पहले स्वीकृति किसकी आवश्यक होती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी अति आवश्यक है। वो इसे मना नहीं कर सकता है, ये उसे स्वीकृति देने के लिए बाधित कर दिया गया है। राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया है? बाधित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी अति आवश्यक है। वो संविधान संशोधन को रोक नहीं सकता है, अर्थात उस विधेयक पर किसी प्रकार से अस्वीकृति उत्पन्न नहीं कर सकता है। उसके बाद दोस्तों, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, नंबर 2 बात याद रखना है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, ये पुनरावलोकन के लिए नहीं भेजा जा सकता। पुनरावलोकन के लिए नहीं भेजा जा सकता। पुनरावलोकन का मतलब ये होता है कि संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया। उसके बाद आपको याद होगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 में उल्लेख किया गया है कि जब तक कोई भी कानून नहीं बन सकता या अधिनियम नहीं बन सकता, जब तक उस पर स्वीकृति राष्ट्रपति की नहीं होती है। और राष्ट्रपति के पास एक पावर होती है पुनरावलोकन की शक्ति। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को संसद के द्वारा बनाए हुए कानून पर किसी प्रकार से कुछ शंका महसूस हो रही है, तो राष्ट्रपति उसे पुनरावलोकन की शक्ति के देते वापस भेज सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर वह जो विधेयक है वो संविधान संशोधन विधेयक है, तो राष्ट्रपति उसे पुनरावलोकन के लिए नहीं भेज सकता, अर्थात उसे स्वीकृति देनी पड़ेगी। यह शक्ति जो है ये भी किसके पास है? अगर बात करेंगे तो पूर्ण संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। कौन सी? संविधान में संशोधन की शक्ति। और राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी क्या है? अति आवश्यक है। देखिए दोस्तों, अब 368 के बारे में थोड़ी बातें और करेंगे। 368 में एक प्रावधान है, 368 के तहत क्या प्रावधान है कि 368 में जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन विधेयक होता है, नोटबुक में जरूर ऐड करें, संविधान संशोधन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन जो होता है उसे संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। वो कभी भी संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं बुलाया जाएगा। अरे जो बुलाया जाता है ये राष्ट्रपति बुलाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बार बार प्रश्न पुटअप होके आता है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखना है आपको, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसकी क्या करता है? अध्यक्षता। वह इसका जो समापन होता है, सत्रावसान होता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? इसका सत्रावसान या इसका समापन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों, हम बात ये करेंगे कि ये जो संयुक्त अधिवेशन वाली जो बात थी कि राष्ट्रपति बुलाता है, लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, और सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। यह संयुक्त अधिवेशन कभी भी अगर संविधान संशोधन विधेयक है उस पर नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे, संविधान में संशोधन विधेयक चल रहा है, संविधान में संशोधन विधेयक है, वो मान लीजिए पारित कर दिया लोकसभा ने, लोकसभा ने पारित कर दिया और राज्यसभा ने पारित नहीं किया। राज्यसभा ने क्या नहीं किया? पारित नहीं किया। अब उससे पहले एक बात और देखिए आप ध्यान से, जो लोकसभा विधेयक संविधान में संशोधन विधेयक होता है ना, संविधान संशोधन विधेयक, यह संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। या बोले तो पहले इसे लोकसभा में भी रख सकते हैं, या बोले तो इसे राज्यसभा में भी रख सकते हैं। वैसे जो धन विधेयक होता है ना, उसकी तरह ये नहीं है कि इसे सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। याद रखना, नोट करिए आप इस
इस बात को, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। बोले तो लोकसभा में भी रख सकते हैं और राज्यसभा में भी रख सकते हैं। अब देखिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। मान लीजिए वो लोकसभा में रख दिया, इसने कर दिया उसे पारित और राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो ये संविधान संशोधन विधेयक समाप्त समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? समाप्त समझा जाएगा। अब मान लीजिए दूसरी बात है, लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित करने में थोड़ा समय लगा दिया। क्या लगा दिया? समय लगा दिया। एक ने पारित किया लोकसभा ने, राज्यसभा ने लगा दिया समय, पीछे से लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। कहने का मतलब इसकी सरकार का जो कार्यकाल था या लोकसभा भंग हो गई, ऐसा मान लीजिए, तो संविधान संशोधन विधेयक है ये भी क्या माना जाएगा? समाप्त माना जाएगा, अर्थात एक सदन से पारित हुआ नहीं माना जाएगा। इसे दोबारा से जब नई लोकसभा का निर्माण होगा तब दोबारा से इसे रखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो संविधान संशोधन विधेयक था इसके बारे में हमने पढ़ा। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि संविधान संशोधन विधेयक है, इस पर स्वीकृति अवश्य है, अवश्य देनी पड़ेगी। किसको? राष्ट्रपति को स्वीकृति अवश्य देनी पड़ेगी। ये जो उसको प्रावधान किया गया है उसको मतलब बांध दिया गया है एक प्रकार से राष्ट्रपति को कि आपको संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति अवश्य देनी पड़ेगी। ये जो उसको बांधा गया है 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत उस पर बाध्यता लगा दी गई है कि संविधान संशोधन विधेयक पर उसे क्या देनी पड़ेगी? स्वीकृति देनी पड़ेगी। ये दोस्तों हमने पढ़ा आज भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में, और हम बात करेंगे आगे कल भारत के संविधान का भाग संख्या 2, जिसमें हम पढ़ेंगे नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 तक विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपसे ये निवेदन है मेरा, आप क्लास को देखिए, देखने के बाद अगर आप कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको कुछ लगा कि हमने कुछ सीखा है, तो ही आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अन्यथा आपको कुछ नहीं करना है। दोस्तों अगर हमारे YouTube का परिवार बढ़ेगा, अपने चैनल का परिवार ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हमारी क्लास और ज्यादा रोमांटिक से लेगी। दोस्तों आपसे निवेदन है, इसको साथ साथ नोटबुक में ऐड करके जरूर याद करें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।